कहानी की शुरुआत होती है चार चोरों से जो मूसलाधार बारिश के दौरान खतरनाक हथियारों के साथ एक बैंक में घुस गए, जहां के मैनेजर सैम को उन्होंने गोली मारकर घायल कर दिया और किसी भी सिक्योरिटी अलार्म के बजने से पहले उन्होंने कुछ स्पीकर्स को जगह जगह रख दिया, जिसके जरिए वो बैंक में मौजूद सभी लोगों को जमीन पर लेटकर उनके मोबाइल सामने रखने को कह रहे थे और कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो उसके साथ साथ घायल बैंक मैनेजर को भी जान से मार देते। इसलिए सब जमीन पर लेटकर अपने फोन को साइड में रख देते हैं, जिसके बाद वो चोर लॉकर्स को खोलने को कहते हैं और उसमें से $3 मिलियन चुरा लेते हैं। जाने से पहले उनमें से एक ने सैम को मार के एक मोशन सेंसर वाले बॉम्ब को सबके बीच में रख दिया था, जिससे अगर कोई भी 15 मिनट से पहले हिलने की या पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता तो बॉम्ब फटने से सबकी मौत हो जाती और बस 2 मिनट के अंदर चोर चोरी को अंजाम देके बैंक से निकल गए थे। इस बारे में जब बैंक के ओनर जेफरी को पता चलता है तो वो उन चोरों के बारे में पता करने को कहता है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये था कि बस एक इंसान के फिंगरप्रिंट के अलावा बैंक में कोई क्लू नहीं था और चोरी होने के 25 मिनट बाद पुलिस को इस बारे में पता चला था। केस के बड़ा होने की वजह से FBI एजेंट जोनाथन को इस केस में इन्वॉल्व करा जाता है, जिसके क्राइम सीन पर आने पर उसे अपने साथी स्टोक से पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर पिंप उस फिंगरप्रिंट को पहले ही ले जा चुका है, जो सुनकर जोनाथन को काफी गुस्सा आ गया कि उसके केस में आने के बाद भी कोई बिना पूछे सबूत को कैसे ले गया। अभी जोनाथन को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर बैंक का मैनेजर सैम और बाकी सब चोरों की सारी बातें मान रहे थे तो उसके बाद भी उन्होंने सैम को जान से क्यों मार दिया। ये बात जोनाथन को सोचने पे मजबूर कर रही थी कि क्या सच में चोरों ने चोरी करने के इरादे से बैंक पे हमला किया था या फिर सैम को मारने के लिए ये सब बस दिखावा था। इधर अचानक एक आदमी रेंजर के वेयर हाउस में पिंप और उसके 2 साथी छापा मारते हैं, क्योंकि रेंजर व्हाइट पाउडर बनाकर उसे बेचने का काम किया करता था। वेयर हाउस में व्हाइट पाउडर बेचकर आए हुए पैसे भी थे, जिन्हें पिंप और उसके साथियों ने अपने पास रख लिया था और असल में रेंजर उसी आदमी का भाई था जिसके फिंगरप्रिंट बैंक में मिले थे। खैर, इसके थोड़ी देर बाद जोनाथन वेल्स नाम के नए स्पेशल ऑफिसर के साथ पिंप के पास आके उससे फिंगरप्रिंट की डिटेल्स मांगता है, जिस पर शुरू में तो पिंप ने मना कर दिया था, पर बाद में उसे जोनाथन की बात माननी पड़ती है और वो बता देता है कि वो फिंगरप्रिंट एक्स स्पेशल ऑप्स एजेंट जैक्सन का है। जैक्सन का नाम सुनकर जोनाथन हैरान हो गया, क्योंकि असल में जैक्सन 5 साल पहले ही मारा जा चुका था। इसीलिए जोनाथन को लग रहा था कि रेंजर ने ही वो चोरी करी होगी और अपने पास मौजूद किसी इक्विपमेंट की मदद से उसने जैक्सन को फंसा दिया होगा। इसीलिए वो अपने हेडक्वार्टर में जाके सबके साथ जैक्सन के बारे में डिस्कस करता है, जिसने एक समय पे अपने साथियों के साथ पैसे के लिए कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को किडनैप करके जान से मार दिया था, जिसकी वजह से सरकार ने स्वेट टीम को भेजकर उसको और उसके साथियों को खत्म करवा दिया था। पर किसी को अब तक जैक्सन की डेड बॉडी नहीं मिली थी, जिसका मतलब जैक्सन अभी भी जिंदा हो सकता था। पर अगर ये काम स्पेशल एजेंट्स का होता तो वो इसे और सफाई के साथ करता और किसी को बैंक से एक फिंगरप्रिंट तक नहीं मिलता। इसलिए हो सकता था कि कोई ना कोई गिरोह खुद चोरी करके जैक्सन के नाम पे बिल फाड़ रहा हो। इसलिए जोनाथन इस बारे में और छानबीन करने का फैसला करता है। इसी बीच वो चारों चोर वापस से सेम बैंक की दूसरी ब्रांच मैनेजर को उसकी गाड़ी में बंदूक की नोक पे ले लेते हैं और उसे एक ईयरपीस दे के कहते हैं कि तुम्हें सिक्योरिटी ऑफिसर बिल को बैंक के सामने बुलाना है और अंदर जाके सबसे नॉर्मली बिहेव करते हुए लॉकर रूम खोलकर लॉकर नंबर 315 खोलना है। मैनेजर को उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसकी बीवी और बेटी को जान से मार देते। अब जैसे ही चोर अंदर आते हैं तो एक गार्ड उन पे गोली चलाने वाला होता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले एक चोर उसके ही गोली मार देता है। लेकिन चोर गार्ड की जान नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो उसकी शर्ट फाड़कर उससे गार्ड के खून को रोकने की कोशिश करता है और एक सेक्रेटरी को बुलाकर उससे शर्ट के टुकड़े को दबाए रखने को कहता है, जिसके बाद कुछ ही मिनट्स में चोर पहली चोरी की तरह इस बैंक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। पर इस बार वो वहां से कोई पैसे ना चुराकर बस 315 से कुछ डॉक्यूमेंट्स को वहां से ले जाने लगते हैं। चोरों का एक साथी बाहर बिल के आने का इंतजार कर रहा था, जिसके वहां आते ही वो बिल पे बुरी तरह से हमला करते हैं और उसे बंदूक की गोली दिखाकर उसके गले में छुरा मार के उसे खत्म कर देते हैं। इस बार FBI जब क्राइम सीन पे आती है तो उन्हें बस बंदूक की गोली मिली, जिसपे भी जैक्सन की उंगलियों के निशान थे। जोनाथन को समझ नहीं आ रहा था कि चोरों ने बस डॉक्यूमेंट्स क्यों चुराए और गार्ड की जान क्यों बचाई, और अगर वो किसी को जान से नहीं मारना चाहते हैं तो उन्होंने पिछली बार सैम को जान से क्यों मारा। अभी वो बैंक मैनेजर से बात करता है और जानने की कोशिश करता है कि लॉकर नंबर 315 किसके नाम पे है। इस पर मैनेजर क्लाइंट डिटेल्स देने से मना कर देता है, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ था। मगर जोनाथन को पता था कि असल में वो लॉकर बैंक के ओनर जेफरी के फेक नाम पे रजिस्टर्ड है। ये सुनकर मैनेजर शांत हो गया। तब जोनाथन उससे कहता है कि अगर वो अपनी बीवी और बेटी के सामने जेल नहीं जाना चाहता तो उसे अब जोनाथन को सच बता देना चाहिए। इस पर मैनेजर बताता है कि उन डॉक्यूमेंट्स में जेफरी की कुछ तो बहुत ही जरूरी जानकारी थी, जिसके लिए वो हफ्ते 2 हफ्ते में बैंक के बंद होने के बाद जानकारी को बस देखने आता था।
कि वो सच में वहाँ है या नहीं। पर यह सबसे अजीब बात थी क्योंकि जेफरी की वो ब्रांच बहुत छोटी ब्रांच थी, जबकि वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस में भी साल में 2 बार जाता था। तभी अचानक जोनाथन को अपने साथियों से पता चलता है कि $3 मिलियन को किसी अनोनिमस अकाउंट से चैरिटी में डोनेट करा गया है, जिसके बारे में पिम को पता चल गया था, लेकिन उसने जोनाथन को इस बारे में नहीं बताया। इससे गुस्से में आके जोनाथन पिम के पास जाके उसे खूब सुनाता है और वेल्स को केस के खत्म होने तक पिम के साथ रहकर इस केस की छोटी मोटी डिटेल्स पे काम करने को कहता है। पिम इससे बिल्कुल खुश नहीं था, मगर जोनाथन की ऊपर तक पहुंच होने की वजह से उसे जोनाथन के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। इधर जेफरी को जब फाइल्स के चोरी होने के बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आके अपने ही ऑफिस में तोड़फोड़ करने लगा। अब इसके अगले दिन स्टोक और जोनाथन बिल के फ्यूनरल पे नजर रख रहे थे, जिस दौरान उन्हें वहां जेफरी के साथ साथ शहर का मेयर क्रूक्स भी दिखाई दिया, जो काफी अजीब था क्योंकि किसी सिक्योरिटी हेड के मरने पे शहर के इतने बड़े बड़े लोग आए थे। इधर वेल्स पिम को एक सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बताता है जो बैंक के पास की ज्वेलरी शॉप पे काम करता था और उसने उन चोरों की गाड़ी का नंबर नोट करा था। अभी वेल्स पिम को अपने साथ उसी सिक्योरिटी गार्ड से मिलने एक रेस्टोरेंट में लेके आया हुआ था, जिससे गाड़ी का नंबर प्लेट लेके पिम उस गाड़ी के बारे में पता करने को कहता है जो जैक्सन के भाई रेंजर के नाम पे थी। रेंजर को भी जेल से छोड़ दिया गया था, इसलिए पिम अपने दोनों साथियों से रेंजर पे नजर रखने को कहता है। तब वो लोग रेंजर का पीछा करते हुए एक घर के बाहर पहुंच गए और इस बारे में जोनाथन को बताते हैं, लेकिन जोनाथन वेल्स के सामने ऐसा दिखाता है जैसे रेंजर उसके साथियों के हाथ से निकल गया हो। इधर जोनाथन के पास चोरों की तरफ से एक फाइल आती है जिसमें मेयर क्रूक्स और उसके बॉयफ्रेंड्स की कुछ फोटोज थीं, जिसका मतलब क्रूक्स एक गे था, जिसके बारे में जेफरी के अलावा किसी को नहीं पता होता और जेफरी ने उसकी फाइल भी अपने लॉकर में रख रखी थी। साथ ही उस फाइल से जोनाथन को यह भी पता चला था कि जैक्सन और उसके साथियों ने जिन लोगों को किडनैप किया था उसमें जेफरी का भाई भी शामिल था। इसका मतलब उस दौरान जेफरी के भाई की जान भी गई थी। ये बात पता चलते ही अगले दिन जोनाथन जेफरी से मिलने के लिए उसके बैंक के हेडक्वार्टर्स में चला गया, जहां वो डायरेक्ट जेफरी से उसके भाई के बारे में बात करने लग गया था। साथ ही उससे ये जानने की भी कोशिश कर रहा था कि जेफरी ने क्रूक्स के इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने लॉकर में क्यों रखे हुए थे, मगर जेफरी जोनाथन के किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। इसीलिए वो सिक्योरिटी बुलाकर जोनाथन को बाहर भिजवाने लगता है। इतने में ही नीचे वो चोर आ जाते हैं जो बहुत ही सावधानी से अंदर चले गए थे। हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद वो कमाल की स्किल से बैंक को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगते हैं, जो देखकर जोनाथन ने भी एक चोर के ऊपर बंदूक तान दी थी जिसने एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ रखा था। तब धोखे से चोर से गोली चल जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड मौके पे ही मारा जाता है। इससे जोनाथन और जेफरी के गार्ड्स ने भी चोरों के ऊपर लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी। जिस बीच जेफरी के गार्ड के साथ साथ चोरों का एक साथी भी मारा जाता है, पर अब चोर जेफरी को मारने की कोशिश करते हैं, जो देखकर जोनाथन जेफरी को सेफ जगह पे ले जाता है। पर तभी एक चोर जेफरी के दूसरे बॉडीगार्ड के पैर पे गोली मार देता है। तब जोनाथन उस गार्ड को भी सेफ साइड में ले गया था, पर तभी चोर का दूसरा साथी उस गार्ड को भी शूट करके खत्म कर देता है। ये देखकर जोनाथन ने गुस्से में एक चोर को अपने कब्जे में ले लिया था, पर अपने साथी की जान बचाने के लिए दूसरा चोर कैशियर को गन पॉइंट पे ले लेता है, जिसकी जान के बदले में चोर जोनाथन से उसके साथी को छोड़ने के लिए कह रहा था। जोनाथन भी इसके लिए मान गया था, इसीलिए वो चोर को छोड़ देता है और दूसरा चोर भी कैशियर को छोड़ देता है, जिसके बाद तीनों चोर वहाँ से बस पैसे को लेकर चले गए। इसके थोड़ी ही देर बाद FBI वाले बैंक को चारों तरफ से सील कर देते हैं और टेक्निकल टीम मरे हुए चोर के बारे में पता करने की कोशिश करने लगी, पर उस चोर ने अपनी फिंगरप्रिंट जलाए हुए थे, जिसके कारण उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और जोनाथन इससे और गुस्से में आ गया। इधर पिम को उसके साथ ही कॉल करके रेंजर के बारे में बताते हैं, जो थोड़ी देर पहले जैक्सन की बीबी मार्था के घर पे गया था, जिसके बारे में पता चलते ही पिम्प भी वेल्स के साथ मार्था के घर में चला जाता है। मार्था जैक्सन की मौत के बाद से अकेली हो गई थी। वो हफ्ते में 2 दिन रेस्टोरेंट में गाना गाया करती थी, जिससे उसका घर नहीं चलता था। इसीलिए रेंजर उसकी और उसके बच्चे की मदद करने के लिए उसको कुछ पैसे दे दिया करता था। इस बारे में जानकर वेल्स और पिम्प वहाँ से निकल जाते हैं। पिम्प वहाँ से निकलकर अपने घर में जाता है, जहाँ उसकी बीवी मौजूद थी, जिसको टर्मिनल कैंसर का 4th स्टेज हो सकता है, और उसके इलाज के लिए ही वो रेंजर जैसे लोगों से पैसे चुराता था। अब इसके अगले दिन जोनाथन के पास वहाँ से चोरों की तरफ से एक पार्सल आता है, जिसमें जेफरी से रिलेटेड कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे। उन्हें देखकर जोनाथन पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में जेफरी की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स में था, जबकि अभी वो बहुत ज्यादा रेपुटेटेड आदमी था। असल में जैक्सन ने जिन लोगों को किडनैप करा था उन्हें जेफरी ने खुद ही किडनैप करवाया था, और उन्हें मारने के ऑर्डर भी उसके ही कहने पर दिए गए थे, और ये बस जेफरी ने इसलिए करा था ताकि वो अपने भाई को मरवा सके, क्योंकि उस समय से 2 महीने बाद ही उसका भाई 25 साल का होने वाला था, जिसकी वजह से जेफरी को अपने पिता के बिजनेस को अपने भाई के साथ बांटना पड़ता।
इस काम को करने के लिए जेफरी ने मिलिट्री के एक बहुत बड़े ऑफिसर को पैसे दिए थे और उससे जैक्सन की स्पेशल टीम को एक जगह भेजने को कहा था जहां जेफरी का भाई अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। लेकिन जेफरी के दिए हुए पैसों की वजह से ऑफिसर ने जैक्सन की टीम से झूठ कहा था कि उस जगह की बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग खतरनाक आतंकवादी हैं जिन्हें जान से मारना है। इसी वजह से जैक्सन और उसके साथियों ने वहां मौजूद लोगों को जान से मार दिया, पर बाद में स्वेट टीम को भेजकर जेफरी ने उन्हें भी खत्म करवा दिया था और सारी खबर अपने हिसाब से बदलवा दी थी। ये सब चीजें जेफरी ने सैम, बिल और क्रूक्स की मदद से करवाई थी, जिसकी वजह से बाद में जेफरी ने सैम को अपनी ब्रांच का मैनेजर और बिल को सिक्योरिटी हेड बना दिया था, जबकि क्रूक्स खुद मेयर बन गया था। उसी समय हुई सारी वारदात का बदला कोई न कोई इन सभी लोगों को जान से मार कर ले रहा था। इसीलिए अब जोनाथन स्टोक और वेल्स से इस सब मामले की ओर तह तक जाने को कहता है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि जैक्सन अभी भी जिंदा है और वही ये सब करवा रहा है। तब एक बार वेल्स से बात करते हुए वो वेल्स को ये भी बताता है कि उसकी पिंप से कभी क्यों नहीं बनती। असल में एक समय पर एक क्रिमिनल ने उसकी बीवी को जान से मार दिया था, जिसको पिंप ने अपनी आंखों से देखा था, पर पैसे की वजह से उसने पिंप से उस क्रिमिनल के बारे में कोर्ट में गवाही नहीं दी थी, जिसकी वजह से उस क्रिमिनल को बस जेल में डाला गया था, जबकि जोनाथन उसको फांसी दिलवाना चाहता था। ये सुनकर वेल्स को काफी बुरा लगता है और वह जोनाथन के सामने कहता है कि इस हिसाब से तो जेफरी, सैम और बिल जैसे लोगों को जान से मारकर वो चोर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये सुनकर जोनाथन कुछ नहीं कहता और वेल्स को एक पेन ड्राइव देते हुए एक रिपोर्टर को देने कहता है और उस पेन ड्राइव में जेफरी के क्रिमिनल रिपोर्ट्स का सारा डाटा था। वेल्स भी इस पर मान जाता है और अगले दिन जैक्सन की टीम के बेगुनाह और जेफरी के असली कातिल होने की न्यूज सभी चैनल्स पे आ जाती है। मार्था को ये न्यूज देखकर काफी सुकून मिलता है, क्योंकि वो जानती थी कि जैक्सन जैसा बहादुर सोल्जर कभी अपने देश को धोखा नहीं दे सकता। पर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर सच में ये सब जैक्सन ही करवा रहा है तो उसकी सब काम में मदद कौन कर रहा होगा। जोनाथन बस जल्द से जल्द जेफरी के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकलवाने की कोशिश कर रहा था, पर उसी बीच उसे पता चलता है कि जेफरी अपने बहुत सारे पैसों को लेके एक प्लेन से भागने वाला है। इस बारे में पता चलते ही जोनाथन स्टोक और वेल्स को वहां से जाने को कहता है और खुद जैक्सन को पकड़ने के लिए मार्था का गाना सुनने जाता है, क्योंकि वो जानता था कि जैक्सन अगर जिंदा है तो वो छुपकर मार्था का गाना सुनने जरूर आता होगा और वो जेफरी को बाद में मारने की कोशिश भी करेगा। ये सच्चाई भी थी, क्योंकि जैक्सन सच में रेस्टोरेंट में मौजूद था, जो जोनाथन को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता और उसके साथ पुलिस स्टेशन में चला जाता है। जोनाथन उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि उसकी मदद कौन कर रहा है। इस पर जैक्सन का साफ यही कहना था कि सैम और बिल को मारने में उसका कोई भी हाथ नहीं है और ना ही वो उन लोगों के बारे में बताने वाला है जो ये सब काम कर रहे हैं। अब जोनाथन को शुरू में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी वो कुछ सोचकर जैक्सन से सवाल करता है कि वो इतने खतरनाक शूट आउट के बाद भी उस दिन वहाँ जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि स्वाट की जिस टीम को उन्हें मारने के लिए भेजा गया था वो लोग कभी अपने टारगेट्स का पीछा नहीं छोड़ते और अपने हर मिशन को काफी अच्छे से करते थे। ये सुनकर जैक्सन शांत हो जाता है और तब जाकर जोनाथन को समझ आता है कि जैक्सन की टीम को खत्म करने के बाद असल में उस स्वेट टीम को भी पता चल गया था कि सरकार ने उनसे झूठ बोलकर स्पेशल सोल्जर्स की एक टुकड़ी को मरवाया है, जिसकी वजह से ही उन्होंने जैसे तैसे जैक्सन को वहां से जाने दिया था। और क्योंकि सरकार ने उनसे भी झूठ बोला था, इसलिए वही जेफरी को मारकर इस बात का बदला लेना चाहते थे। जोनाथन को ये बात समझ आ तो जाती है, पर जैक्सन उसे उन सोल्जर्स के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। वहीं पिम को एक घर के बारे में पता चलता है जहां रेंजर ने गलत कामों से कमाया हुआ काफी सारा पैसा रखा हुआ था, जिसे पिम्प अपने साथियों के साथ चुराने के सोचता है, जिससे उसे अपनी बीवी के इलाज में काफी मदद मिलती। वेल्स को भी उस पैसे के बारे में पता चल गया था, पर उसे आज कुछ और काम होते हैं। खैर, वैसे पिम्प पैसे नहीं चुराना चाहता था, क्योंकि उसकी बीवी पिम्प के करप्ट होने के पीछे खुद का हाथ मानती थी। इसलिए वो अपने साथियों को इस बारे में खबर देके रेंजर के उस खाली घर के बाहर आ तो जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही वो अपने मन को बदलकर अपने साथियों को पैसे लेने से मना करता है, पर उसके साथी उसकी बात को नहीं मानते। इसलिए पिम्प अकेले ही वहां से जोनाथन के पास आ गया। उस समय जोनाथन को कॉल पर कुछ बताया जाता है, जिसे सुनकर जोनाथन तुरंत ही पिम्प से पूछता है कि रेंजर के घर में मौजूद सारा पैसा कहाँ है। ये सुनकर तो पिम्प के होश उड़ गए थे। वो जोनाथन को बताता है कि उसने वहां से कोई पैसे नहीं लिए हैं, पर तब जोनाथन पिम्प के सामने खुलासा करता है कि जब पिम्प के साथ ही अंदर पैसे चुराने गए थे तो उन्हें वहां कोई पैसे नहीं मिले थे, और जब तक वो बाहर आए थे तब तक बाहर उन्हें गिरफ्तार करने पुलिस भी आ गई थी, जिसकी वजह से पिम्प के एक साथी ने उन पर फायर करने की कोशिश भी करी और उसी मुठभेड़ में उसके गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद पिम्प के
दूसरे साथी को पकड़ लिया गया था। अब ये बात सुनकर पिम्प तो एकदम सुन रह गया और जब जोनाथन उससे पूछता है कि अगर उसने पैसे नहीं चुराए हैं तो उसने जोनाथन को इसके बारे में क्यों नहीं बताया, तब पिम्प उसे बताता है कि उसने वेल्स को इस बारे में बताया था और जोनाथन तक खबर पहुंचाने का काम वेल्स का था। ये सुनकर जोनाथन तो एक बार को सोच में पड़ गया, पर तभी उसे याद आता है कि वेल्स खुद भी एक स्पेशल एजेंट हुआ करता था, इसलिए वो उसकी फाइल मंगवाता है, जिसे देखकर तो उसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि असल में उन स्वेट सोल्जर्स का लीडर कोई और नहीं बल्कि खुद वेल्स था, जो अब तक जोनाथन के साथ था। पर उसने किसी को भी अपनी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलने दिया था और जेफरी के बैंक में हो रही सभी चोरियों के पीछे उसका ही दिमाग था। इसीलिए जोनाथन स्टोक को कॉल करता है, लेकिन अभी स्टोक बिजी होने के कारण जोनाथन का कॉल नहीं उठाता। इधर वेल्स स्टोक से पहले भागकर ऊपर हेलीकॉप्टर के पास आ गया था ताकि वो जेफरी को शहर से भागने से पहले उसे मार सके, लेकिन उसके ऊपर आने से पहले हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका था, जो देखकर वेल्स हेलीकॉप्टर पे गोलियां चलाता है। लेकिन इतने में ही स्टोक ऊपर आके उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर क्रैश करता तो शहर को काफी नुकसान होता। तभी वहाँ वेल्स के बाकी साथी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर स्टोक को सारी सच्चाई पता चल गई थी। इसलिए वो वेल्स को गालियां देते हुए उसके साथियों पे हमला करता है, जिस दौरान वो सब स्टोक को पीट पीट कर बेहोश करते हुए वहां से निकल जाते हैं। इधर जोनाथन भी जल्द से जल्द जेफरी की बिल्डिंग के पास आ रहा था, जहां आने पर वो स्टोक को लेकर नीचे चला जाता है, पर अब तक वेल्स और उसके साथियों के साथ साथ जेफरी भी उनके हाथ से निकल चुका था। इधर पिम्प को समझ आ गया था कि वो पैसे असल में खुद वेल्स के साथियों ने चुराए होंगे, ताकि वो उन पैसों से बाद में जेफरी के बारे में पता करके उसे खत्म कर सके। इसलिए वो वेल्स की लोकेशन को ट्रैक करता है और शहर के नीचे मौजूद टनल्स में पहुंच जाता है, जहां से वेल्स पैसे के बैग को लेकर बाइक से भागने की तैयारी कर रहा था। अपने साथी की मौत और अपनी बीवी के गिल्ट के कारण पिम्प अब ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए वो वेल्स से पैसे का बैग वापस मांगता है, पर वेल्स उसे पैसे वापस नहीं करता और उसे उसकी बीवी के पास जाने को कहता है। इसके बावजूद पिम्प उसकी बात न मानकर उसे शूट करने वाला था। उसके ऐसा करने से पहले ही वेल्स खुद उसकी गर्दन पे शूट करके उसे घायल कर देता है। हालांकि वो पिम्प को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो एम्बुलेंस को उसके लोकेशन बताकर खुद जल्दी से वहां से निकल गया। इसके साथ ही कहानी 6 महीने आगे आती है, जहां जोनाथन को जेफरी की लोकेशन के बारे में पता चल गया था, जो अभी मैक्सिको में मजे काट रहा था। साथ ही वेल्स खुद भी वहां पर ही था। जोनाथन वेल्स से मिलना चाहता था, इसलिए वो खुद भी मैक्सिको में आ गया, जहां एक रेस्टोरेंट में वेल्स जेफरी को मारने के इरादे से आया हुआ था। तब जोनाथन खुद भी वेल्स के सामने जाके बैठकर उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर वेल्स उसे बताता है कि उस मिशन के दौरान वेल्स के आधे लोगों को बिल्डिंग के बाहर रोककर आधों को ही अंदर जाने को कहा था, जिससे ही वेल्स को समझ आ गया था कि पक्का अंदर कुछ गड़बड़ है। पर एक सोल्जर होने के कारण वो उस ऑर्डर को डिसओबे नहीं कर पाया, लेकिन इस एक ऑर्डर के कारण कई मासूम सोल्जर्स की जान गई थी, जिसके पीछे जेफरी का हाथ था। अंदर मौजूद डरे सहमे हुए जैक्सन की हालत को देखकर वेल्स को समझ आ गया था, जिसके कारण उसने जैक्सन को सबके सामने मरा हुआ दिखाया, क्योंकि अगर वो बता देता कि जैक्सन जिंदा है तो गवर्नमेंट उसके साथ साथ उसके परिवार को भी काफी परेशान करती। पर उसके बाद से ही वेल्स और उसके 4 साथियों को नींद आनी बंद हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने फिजूल में मासूम लोगों की जान ली है। इसलिए बाद में जब उन्हें जेफरी और उसके साथियों के बारे में पता चला कि किस तरह से उन लोगों ने वेल्स और उसके साथियों का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने सबको जान से मारने के बारे में सोच लिया था और आज वो जेफरी को भी खत्म करने वाले थे। तब जोनाथन वेल्स को एक पेपर कटिंग दिखाता है, जिसमें उसी क्रिमिनल के बारे में खबर थी जिसने जोनाथन की बीवी को जान से मारा था। उसने अपनी दोनों आंखों को किसी वजह से खुद फोड़ लिया था और असल में ये भी किसी तरह से वेल्स ने ही करवाया था। उसको ऐसे लोगों से घिन आने लगी थी जो बेकार गवर्नमेंट की वजह से बचे हुए थे। तब जोनाथन भी उसकी बात को समझता है और डिसाइड करता है कि वो खुद जेफरी को जान से मारेगा, क्योंकि बाद में वो अपने बैकग्राउंड के कारण आराम से बच जाएगा और इससे वेल्स को भी एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा। असल में जोनाथन को भी इस तरह के लोग पसंद नहीं थे और उसने जैक्सन के बारे में सच्चाई लोगों के सामने लाके उसे भी उसकी बीवी और बच्चों के साथ सेटल करवा दिया था। ये सुनकर वेल्स को काफी अच्छा लगता है और वह जोनाथन की बात मान लेता है। तब जोनाथन जेफरी के टेबल पे जाके उससे बात करने का नाटक करता है, जिस दौरान जेफरी वैसे तो सब समझ गया था, इसलिए वो जोनाथन को डराने के लिए पास में खड़ा अपने एक आदमी दिखाता है, जो जोनाथन के कोई भी हरकत करते ही जोनाथन को शूट करके खत्म कर देता। अब ये धमकी सुनकर जोनाथन को जेफरी को मारने का प्रॉपर रीजन भी मिल गया था, इसलिए वो पास में पड़े कांटे को उठाकर सीधा जेफरी की छाती में मार के उसे खत्म कर देता है। और अभी जेफरी के साथी के जोनाथन को मारने से पहले पीछे बैठे वेल्स ने उस आदमी को शूट करके खत्म कर दिया। इससे जोनाथन की जान बच गई। वो अभी वेल्स को पकड़ने वाला था, लेकिन जोनाथन ऐसा नहीं करता और वेल्स वहां से चला जाता है, जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।